हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं चलिए क्लास 9th का जो कि केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 1 और चैप्टर का नाम था हमारे परिवेश के पदार्थ, जिसका इंग्लिश नाम होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम जो है इस चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ तक याद है, तो मैंने आपको जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तक पढ़ा चुके थे, है ना, द्रवण की गुप्त ऊष्मा तक बता चुके थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जिसका इंग्लिश होता है सीक्रेट हीट ऑफ वेपर। तो हम जानेंगे कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, अगर पूछ दे, है ना, व्हाट इज सीक्रेट हीट ऑफ वेपर। तो चलिए जानते हैं कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को जानने से पहले आपको कुछ बात जो है याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई जल जो है, कोई भी वाटर उबलने के क्रम में जो है उसका ताप जो है, उसका टेम्परेचर जो है वो क्वथनांक पर स्थिर रहता है, वह जो है क्वथनांक पर स्थिर रहता है। चूंकि द्रव को ऊष्मा की आपूर्ति जारी रहती है। आपको बताए थे कोई कंटेनर है, अगर उस बर्तन में जल है और उसको गर्म कर रहे हैं तो उसका जो है हीट जो है ट्रांसफर होते जाता है वाटर में, है ना। तो द्रव को ऊष्मा की आपूर्ति जो है लगातार जारी रहती है। चूंकि द्रव को दी जाने वाली ऊष्मा से उसके ताप में कोई भी वृद्धि नहीं होती है और यह द्रव के अंदर छिपी हुई जो अवस्था में रहती है, इसलिए इसे ही क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अगर इसको साफ स्पष्ट शब्दों में अगर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की बात किया जाए तो चलिए इसका सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। अगर मैं इसका डिफिनेशन लिखूं कि वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 केजी को उसके क्वथनांक में उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन लाए, ताप में बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह हमारा जो है डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन में मैंने क्या कहा, वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 केजी को, ध्यान रहे हम कह रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब पर
किसी द्रव के 1 kg को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन लाए, ताप में बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था से, ताप में बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो भी उसमें हीट देते हैं, उस द्रव में जितना टेम्परेचर देते हैं, उस द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो आपने जाना कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, सीक्रेट हीट ऑफ वेपर क्या है, तो आप कहेंगे कि वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 kg को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो भी आवश्यक ऊष्मा उस द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। तो चलिए इसे और अच्छे से एक उदाहरण से जानते हैं। मान लेते हैं कि जैसे कोई द्रव है, जैसे जल ही ले लेते हैं, है ना। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो है 22.59 इंटू 10⁵ जूल पर केजी होता है ना। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 22.59 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी। यह जल का क्या है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, किसी द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, और वह द्रव है जल। इतना होता है। तो इसका सर अर्थ क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय सीक्रेट हीट ऑफ वेपर इन वाटर, है ना। तो इसका बोले कि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.59 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी होता है। ये बात को लिखने का अर्थ क्या है? इस बात के लिखने का अर्थ है कि सर अगर 1 kg जल को, मैंने देखिए यहाँ लिखा 1 kg को, क्या यहाँ वाटर लिए, 1 kg जल को उसके क्वथनांक, और जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आप सभी बच्चों को पता होगा कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पर वाष्प में पूर्णता परिवर्तित करने के लिए, जल को वाष्प में पूर्णता परिवर्तित करने के लिए जो हमें हीट देना पड़ेगा, जो उसमें ऊष्मा देना पड़ेगा, वह ऊष्मा होगा हमारा 22.59 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी ऊष्मा प्रदान करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का अर्थ क्या है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का अर्थ है कि अगर जल के वाष्पन का गुप्त ऊष्मा 22.59 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी है, तो इसका अर्थ हुआ कि 1 kg जल को उसके क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है गर्म करके उसे पूर्णता से वाष्प, डेट मीन्स गैस रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें इतना जूल ऊष्मा का खपत करना पड़ेगा, डेट मीन्स उस द्रव में देना पड़ेगा, तब वह द्रव जो है गैस के रूप में परिवर्तित होगा। इसलिए हमने लिखा कि वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 kg को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो भी आवश्यक ऊष्मा है, उस ऊष्मा को उस द्रव के, जो भी द्रव हो, चाहे वाटर हो, अल्कोहल हो, सबका अलग अलग होगा, उस द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। तो आपको जो है यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर और थोड़ा इसको स्पष्ट करें तो
देखेंगे कि अगर मान लीजिए स्पष्ट है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है उसके वाष्प एक साथ रहते हैं, जल और उसका वाष्प जो है दोनों क्या होता है, एक साथ होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। किंतु इस ताप पर, किंतु जो है इस ताप पर जल के वाष्प के कणों की ऊष्मा उसी ताप पर जल की ऊष्मा से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि भाप के कण जो है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा ग्रहण किए रहती है। यही वजह है कि उबलते हुए जल की तुलना में, यही वजह है कि उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप, वाष्प जो है शरीर में अधिक जलन पैदा करता है। जल की तुलना में भाप जो है हमारे शरीर में अधिक जलन उत्पन्न करता है। तो आप कंप्लीटली अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, सीक्रेटरी ऑफ वेपर के बारे में आप समझ गए होंगे। तो आइए इसी से एक रिलेटेड टॉपिक है ना, द्रवीकरण क्या है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर द्रवीकरण क्या है, तो द्रवीकरण में लिखते हैं, सबसे पहले इसे बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। द्रवीकरण क्या है। जैसा कि आप अपने दैनिक जीवन में ऐसा बहुत बार देखे होंगे, देखने को मिला होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप गौर कर सकते हैं कि गैस या वाष्प जो है उसको अगर हम लोग ठंडा करते हैं, गैस या वाष्प को ठंडा करने पर उल्टी प्रक्रिया होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि गैस या वाष्प को ठंडा करने पर जस्ट जो है उसका उल्टी प्रक्रिया होती है। ठंडा करने पर गैस या वाष्प जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जो भी गैस अवस्था से अगर द्रव अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, द्रवीकरण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द्रवीकरण में वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है, कोमा इसे संघनन भी कहते हैं, कंडेंसेशन, संघनन या द्रवीकरण कहलाती है। संघनन या द्रवीकरण कहलाती है। मैंने लिखा द्रवीकरण जिसको संघनन भी कहते हैं, कंडेंसेशन, देखिए वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है। क्या कहा, वह प्रक्रिया, वैसा प्रोसेस जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से, ध्यान रहे, कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है, संघनन या द्रवीकरण कहलाता है। आपने देखा होगा जब आपके घर में एक बर्तन में, हांडी में जब चावल बनता है, जब उसे चावल को चेक करते हैं चावल पका या नहीं पका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 1
बर्तन का प्लेट जब उठाते हैं तो वाष्प जो है उसके प्लेट के ऊपर बहुत आ जाता है, और जैसे उसको साइड हटाते हैं वह वाष्प जो है पानी के रूप में, द्रव के पानी के बूंद के रूप में आ जाता है। वही प्रक्रिया है, गैस से वह परिवर्तित किसमें हो रहा है, द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तो वही जो प्रोसेस है गैस से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संघनन, जिसका इंग्लिश होता है कंडेंसेशन या द्रवीकरण। संघनन का ही दूसरा नाम है द्रवीकरण, और नाम से ही स्पष्ट है, द्रवीकरण मतलब द्रव में परिवर्तित होना। तो इसलिए मैंने लिखा द्रवीकरण में कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही द्रवीकरण कहलाती है, या आप इसे संघनन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके बारे में आशा करते हैं समझ चुके होंगे। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है, जानेंगे फ्रीजिंग क्या होता है। द्रव का हिमांक है ना, जिसको कहते फ्रीजिंग पॉइंट, जानते हैं, जानेंगे व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है द्रव का हिमांक। हिमांक क्या है? तो हिमांक कहता है कि वह ताप, कोई भी आपका टेम्परेचर, वह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ हो द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में, हिमांक में क्या होता है, लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में, द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में चेंज होता है, और वही उसका द्रव का हिमांक कहलाता है। और यह जो प्रोसेस है, यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही कहते हैं द्रव का जमना। द्रव का जमना अलग है। तो इसमें इसका अगर परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से, मैंने कहा द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में, ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, कोमा द्रव का हिमांक कहलाता है। द्रव का हिमांक कहलाता है। और यह प्रक्रिया जो है, और जो यह जो प्रोसेस है, और यह प्रक्रिया द्रव का जमना कहलाती है। मैंने कहा द्रव का हिमांक में कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से, यह ध्यान रखने योग्य बात है कि द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है। हिमांक में क्या होता है, कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, और जिसे ही द्रव का हिमांक कहते हैं, जिसे फ्रीजिंग पॉइंट। और वह जिस ताप पर कोई द्रव ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है, उसी ताप को ही हिमांक कहा जाता है, और वह द्रव का होता है तो उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। और यह जो प्रक्रिया है, यह जो होल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को द्रव का जमना कहते हैं। इस प्रोसेस को द्रव का जमना कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से
ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है, द्रव का हिमांक द्रव का हिमांक कहलाता है और इस प्रक्रिया को द्रव का जमना कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ बात अब है कि केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट है ना, इन सभी बात का चर्चा जो है इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, तो ऐसा क्वेश्चन आप याद करें। फिजिक्स का पहला चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था, साइंस एंड मेजरमेंट, उस चैप्टर में बहुत सारा सवाल आपको बनवाया था, तो सेम है, कर लेंगे यहाँ से। तो अगला टॉपिक है गैस और वाष्प में अंतर। पढ़ेंगे कि सर कि गैस और जो है वाष्प में अंतर क्या है। गैस और वाष्प में अंतर है ना, डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। तो कहता है देखिए गैस और वाष्प में लगभग जो है अंतर नहीं है। अगर हम कहें कि गैस और वाष्प में लगभग अंतर, लेकिन थोड़ी बहुत भिन्नताएं हैं। जैसे वाष्प शब्द का अर्थ होता है, वैसे वाष्प शब्द का कार्यकलाप वैसी गैसों के लिए किया जाता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है ना। वाष्प शब्द का इस्तेमाल कब किया जाता है कि जब जो है कोई गैस का वाष्प शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहती है। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जल के गैसीय रूप को वाष्प कहा जाता है। जल का जो गैसीय रूप है उसे वाष्प कहा जाता है। अगर इसके विपरीत बात करें, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आदि, कमरे के ताप पर गैस के रूप में रहती है। इनमें प्रत्येक गैस कहलाती है, वाष्प नहीं कहलाती है। तो मैंने कहा कि वस्तुतः गैस और वाष्प में कोई अंतर नहीं है। पहला मेन लाइन, कोई भी अंतर नहीं है। और वाष्प शब्द का जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैसी गैसों के लिए किया जाता है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहती है। जैसे जल के गैसीय रूप को वाष्प कहा जाता है। इसके विपरीत जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आदि कमरे के ताप पर गैस के रूप में रहती है और इनमें प्रत्येक जो है गैस कहलाती है, वाष्प नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाष्प किसे कहते हैं और गैस। कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में होता है उसे वाष्प कहते हैं। मेन अंतर यही है ना। गैस और वाष्प में मेन अंतर क्या है कि जो कमरे के ताप पर जो भी द्रव अवस्था में होता है उसको वाष्प कहते हैं, और कमरे के ताप पर जो भी किस अवस्था में, गैस अवस्था में होता है उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो यही छोटा सा अंतर था। चलिए अब जो है अगला टॉपिक है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। देखिए पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था जो है आज जान रहे हैं। आज जो हमारा जो है हमारे साइंटिस्ट जो हैं बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते जा रहे हैं। तो आज के वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने पदार्थ का एक नई अवस्था का आविष्कार किया। पदार्थ की एक नई अवस्था का
आविष्कार किया और जिस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। जिस अवस्था को कौन सा अवस्था कहा जाता है? प्लाज्मा अवस्था। हम कहेंगे आज के हमारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने एक नई अवस्था का आविष्कार किया और उस अवस्था का नाम रखा प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था अब तक ज्ञात पदार्थों की 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस में किसी के साथ समानता नहीं रखती। कुछ नहीं है, या न सॉलिड है, न लिक्विड है, न गैस है, या किसी से भी मिलता जुलता नहीं है। इसलिए इसे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था को कहा जाता है क्या? पदार्थ की चतुर्थ, फोर्थ अवस्था कहा जाता है ना। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि प्लाज्मा अवस्था को पदार्थ की किस अवस्था में रखा गया, तो आप बोलेंगे चतुर्थ अवस्था में रखा गया। कौन से अवस्था में? चतुर्थ अवस्था में रखा गया है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब जानेंगे सर कि प्लाज्मा अवस्था है क्या, तो बोलेंगे प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ जो होता अत्यधिक बहुत ज़्यादा आयनीकृत होता है, आयोनाइज्ड गैस के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है, आयनीकृत होता है और यह गैस के रूप में रहता है। इसमें पदार्थ के कण अति ऊर्जावान होते हैं। पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं और अति उत्तेजित होते हैं। दैट मीन्स सुपर इनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड होते हैं इसके कण, है ना। पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था का उपयोग अब कहाँ किया जाता है? आप समझ गए कि पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था को पदार्थ का जो है चतुर्थ अवस्था कहा जाता है। यह जो है इसके कण जो है प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक क्या होते हैं? आयनीकृत होते हैं और आयनीकृत होने के साथ साथ इसके कण जो है अत्यधिक ऊर्जावान तथा बहुत ही ज़्यादा अति उत्तेजित होते हैं। इसी वजह से इसका उपयोग जो है हम लोग पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब, है ना, जैसे आपका हो गया सीएफएल हो गया, है ना, और नियॉन संकेत वाला जो बल्ब है के निर्माण में किया जाता है ना। बल्ब, सीएफएल इस सब के निर्माण में किया जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम, या आप जो सीएफएल सब देखते हैं, प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम या कुछ अन्य गैसें भरी होती है बल्ब के अंदर, और गैस से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विशिष्ट रंगयुक्त उद्दीप्त प्लाज्मा उत्पन्न होते हैं। और यह विशिष्ट रंग जो है गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उस बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी हुई है। उच्च ताप के कारण क्या होता है? सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। बहुत ज़्यादा ताप के कारण सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है और प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ही ये चमकीले दिखाई पड़ते हैं। पूछा जाएगा कि ये जो है पदार्थ का चतुर्थ अवस्था जो है ये चमकीली क्यों दिखाई पड़ती, तो बोलेंगे प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग जो है चमकीला होता है। तो ये आप जान गए। और एक है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था ये जस्ट लाइक स्टोरी के रूप में है, ध्यान रखेंगे। क्या है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलिए याद रखिए 1920 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1920 ईस्वी में भारत के सुप्रसिद्ध भौतिक विज्ञानवेत्ता जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ बोस। ये भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने 1920 ईस्वी में अपने सांख्यिकी गणनाओं के आधार पर पदार्थ की पंचम अवस्था का जो है लॉ दिया
अवधारणा प्रस्तुत किया, सिद्धांत दिया। और विश्व विख्यात वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी पदार्थ की इस अवस्था की संभावना का पूर्वानुमान लगाया था, है ना। पदार्थ की पंचम अवस्था का जो है पहले से ही जो है भविष्यवाणी आइंस्टीन साहब ने बताया था कि पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था का आविष्कार आगे चलकर होगा। तो सच में, और वह उनके बात को सच करने वाले कौन निकले? सत्येंद्रनाथ बोस। उन्होंने इस संभावना को सत्य करके दिखलाया। बाद में अमेरिका का 3 वैज्ञानिक की एक टीम ने पदार्थ की इस अवस्था को प्राप्त करने में सफलता भी पाई। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अति निम्न घनत्व वाले, एकदम लो से लो डेंसिटी वाला क्या लिया? तत्व लिया, जिसका वायु के घनत्व का 10⁻⁻ भाग वाली गैस को अति शीतलित, मतलब सुपर कूल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया। और करके लगभग कितना 2 गुना, है ना, कितना 2 × 10⁻⁷ केल्विन पर जाके उस तत्व को, अति निम्न घनत्व वाले तत्व को सुपर कूल्ड किया, काफ़ी ज़्यादा अति शीतलित कर दिया और उसके बाद इस अवस्था को प्राप्त किया। और इसी अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था कहा जाता है और इसे संक्षिप्त में BEC भी कहा जाता है। B से बोस, E से आइंस्टाइन, C से कंडेंसेट, है ना। अगर BEC बोल दे तो ये BEC कैसी? पदार्थ की पंचम अवस्था है। याद रखेंगे यह कौन सी अवस्था है? 1920 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पंचम अवस्था का जो है अवधारणा प्रस्तुत किया, है ना। BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था का अवधारणा प्रस्तुत किया। इस अवस्था का विस्तृत अध्ययन जो है, इसमें सिर्फ जानकारी जानना है, इतना बताना था कि पदार्थ का पंचम अवस्था का आविष्कार हो चुका है और इसका विस्तार जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे। और मैं आपसे हर बार यह कहता हूँ कि जो भी चैप्टर, जो भी सर पढ़ा रहे हैं, कृपया करके आप उस चैप्टर का सेल्फ स्टडी जरूर करें। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं फिर वीडियो देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। ऐसा कहीं पे पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा कि समझ में नहीं आया। ये ज़्यादा समझने का मेथड है। तो आज जो है आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म हो गया। पहला चैप्टर जो पढ़ रहे थे, है ना, 2-3 दिनों से, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, आज खत्म हो गया। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे। और होमवर्क आपका है कि केमिस्ट्री का होमवर्क नोट करेंगे आप सभी। क्या केमिस्ट्री में लेसन 1 का पूरा फेयर करना है, पूरा फेयर करना है ना। इसका PDF इसका आपको जैसा बताएं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक बनाकर डाल दूंगा और वहां से आप सभी बच्चे डाउनलोड कर लेंगे चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। तो और इसके अलावा अगर आप सभी को इस चैप्टर में कोई भी परेशानी अगर हो, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, तो आप हमसे कॉल करके या हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं, है ना। और अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, नहीं समझ में आए या कुछ भी, तो इसका मतलब होगा कि आप सारा वीडियो शुरू से देखें और 1-2 वीडियो को 2-3 बार देख लें, आपका डाउट सारा क्लियर होगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हमसे कॉल करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लेंगे। तो आप ये फेयर करके जो है परसों 7 बजे के पहले हमारे व्हाट्सएप पर सभी बच्चों को होमवर्क बनाकर भेजना है। तो आज का क्लास को यहीं पर
खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आगे हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बच्चे क्या होते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वो सिर्फ अपना काम निकल गया, वो शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, है ना, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक। ऐसा इसलिए करने के लिए कहा जाता है कि इससे आपको बेनिफिट होगा, ना कि हमें बेनिफिट होगा। और आपके जो भी आपसे जुड़े जो भी बच्चे हैं या कोई भी हैं तो वो भी आपके वजह से पढ़ पाएंगे अगर उन्हें जानकारी इस विषय में नहीं है। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे घर पर रहें, अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।